नमस्कार दोस्तों। जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लाए हैं जो आपको दुखी कर सकती है, इसलिए आप इसे सुनने से पहले दिल थाम के बैठिएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले एक दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व शिक्षिका असिस्टेंट प्रोफेसर पार्वती कुमारी जी का पत्र पढ़ने जा रहा हूं। पत्र पार्वती कुमारी, यह उनके फेसबुक पेज से मैं पढ़ रहा हूं जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है, अब मृत्यु से सुंदर कुछ भी नहीं है। भारत के हर नागरिक से अपील करती हूं कि मैं ही हूं पार्वती, अब जिंदा लाश के शक्ल में तब्दील हो चुकी हूं। सत्यवती कॉलेज सांध्य से निकल जाने के बाद क्षण क्षण मर रही हूं। अब चाहती हूं कि सदैव के लिए मेरी यह पीड़ा खत्म हो जाए। ईश्वर ने आंख की रोशनी छीनी तो लगा कि किसी तरह पार घाट उतर जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि बौद्धिकों के समाज में भी मेरी जैसी अभागन की आत्मा को भी चाकू से रौंद कर लहू लुहान कर दिया जाएगा। मैं घबराई हुई हूं। ऐसा लगता है कि मैं दोबारा अंधी हो गई हूं। दृष्टिहीन आंखों में गर्म तेल डाल दिया गया हो। हे ईश्वर, तुम्हारा न्याय कहां गया? कुछ तो हम पर दया करो। मैं जन्मांध पैदा नहीं हुई थी। 10वीं कक्षा में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं कोमा में चली गई। करीब 3 महीने बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई, जहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पापा से पूछा, यहाँ लाइट चली गई है? पापा ने कहा, बेटी लाइट जली हुई है। फिर मैंने पापा से कहा, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। डॉक्टर को बुलाया गया। शुरू में न दिखने की समस्या को डॉक्टर ने मनोवैज्ञानिक बताया। बाद में भी रोशनी नहीं आई तो गहन जांच के बाद डॉक्टरों ने मुझे अंधी घोषित कर दिया। मेरे आगे एक पसरा हुआ सन्नाटा था। अब तक मैं अपने जीवन में अंधों को केवल भिखारन के रूप में देखी थी। मुझे लगता था कि मेरे घर के लोग मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे या मुझे मार डालेंगे। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण मैं अब परिवार के ऊपर बोझ थी। मुझे अपने माँ बाप और परिवार के लोगों से भी डर लगता था कि कहीं वह हमारी हत्या न कर दें। लेकिन मैं हारी नहीं और डरी नहीं। मैंने इस समाज पर भरोसा किया। उनकी मानवता पर मुझे भरोसा था। मैं छड़ी के सहारे ही सही बंद आंखों से दुनिया को टटोलते हुए NIVH देहरादून गई। वहां मेरे जैसे बहुत सारे अभागे अभागन थे। ब्रेल लिपि के माध्यम से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। देहरादून में पढ़ने के दरमियान कई बार गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानी से भी गुजरी, लेकिन किसी तरह से 12वीं पास करने के पश्चात दिल्ली यूनिवर्सिटी के IP कॉलेज से स्नातक, दौलत राम कॉलेज से MA, JNU से MPhil और PhD किया। मेरा JRF सामान्य श्रेणी में है। मेरी पुस्तक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। एक कहानी संग्रह है। बहुत सारे लेख हैं जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी हैं, लेकिन मुझे एक सामान्य BA MA नेट पास किए नए छात्र से रिप्लेस कर दिया गया। यह मेरी हत्या ही तो है, केवल हत्या। अंधों के संघर्ष को आप नहीं जानते। जीवन के हर मोड़ पर मैं जूझती हूं। हमारी सारी इच्छाओं का दमन तो ईश्वर ने कर ही दिया था। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। आपको एक बात बताती हूं, हमारा समाज दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। पुरुष के अंधेपन और महिला के अंधेपन में भी अंतर है। हम पर दोहरी मार पड़ती है। पुरुष को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन महिला को। मेरे जीवन की रोशनी यह तदर्थ की नौकरी थी। तदर्थ का मतलब एडहॉक। यह आशा और विश्वास हो चला था कि मेरी नौकरी स्थायी हो जाएगी। मैं किसी को शापित नहीं कर रही हूं, लेकिन आप सभी से गुहार जरूर लगा रही हूं कि देखिए आपका समाज कहां जा चुका है। केवल महाभारत में ही चीरहरण नहीं हुआ था, आज भी अट्टहास के साथ मेरे साथ हुआ है। मेरी नौकरी मुझसे छीन ली गई। जीवन में अंधापन फिर से गहरा हो गया है।
हताशा और अवसाद से फिर घिर गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं जीवन के उस मोड़ पर चली गई हूँ जहाँ से अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। आत्महत्या करने का विचार तो कई बार आया, लेकिन मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। इसमें मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर पार्वती कुमारी, दृष्टिबाधित, पूर्व प्राध्यापक हिंदी, सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। साथियों, आपको लग रहा होगा कि मैंने यह पत्र पढ़कर आपको क्यों सुनाया। यह पत्र मैंने पढ़कर आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इसमें भारत के सर्वप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का मतलब कि पूरे भारत में ऐसी कोई भी सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें करीब 1 लाख से ऊपर बीए, एमए, पीएचडी, एमफिल के छात्र पढ़ते हैं। और इस विश्वविद्यालय में भारत का ऐसा कोई टीचर नहीं है जो शिक्षक होना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाना एक भारत के लगभग सभी टीचरों का सपना रहता है। यह उस दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षक बहाली का सच सामने लाती है, उसके भीतर का षड्यंत्र को उजागर करती है। जाहिर सी बात है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर पार्वती को कहना चाहूंगा कि यह नौकरी जीवन का पर्याय नहीं है। कोई भी नौकरी जीवन का पर्याय नहीं होता। और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो जो नौकरी की प्रक्रिया है, जैसी बहाली के बारे में खबरें चल रही हैं, वो तो पूरे भारत के लिए शर्म की बात है। आप इसके पहले एक जेएनयू के ही स्कॉलर थे जिनको तो परमानेंट के स्क्रीनिंग कमेटी में भी नहीं बुलाया गया, जबकि उनके एप्लीकेशन को भी शॉर्टलिस्ट परमानेंट इंटरव्यू के लिए नहीं किया गया, जबकि वो उसी विश्वविद्यालय के, उसी विभाग के, उसी सिस्टम में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अभय कुमार नाम के एक पॉलिटिकल साइंस के विद्वान का, जो डबल एमए है और जेएनयू से एमफिल पीएचडी किया है और वो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो उस कॉलेज से उनको उस कॉलेज से शॉर्टलिस्ट भी या स्क्रीनिंग में नाम भी नहीं दिया गया, उन्हें बल्कि इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने अपने फेसबुक पर कभी आलोचना की थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शिक्षक की बहाली हो रही है वो किस प्रकार से प्रतिशोध की भावना से हो रही है। इसके पहले अपूर्वानंद जी ने, प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के दिल्ली विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही पूरी बहाली प्रक्रिया को प्रश्नों के घेरे में डाला था, उन्होंने कटघरे में डाला था। वो कह रहे थे कि आखिर ऐसे कौन से टीचर बुलाए जा रहे हैं, आखिर इंटरव्यू के लिए जो शिक्षकों को बहाल करते हैं, जो कमेटी बनती है, आखिर ये शिक्षक कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से और देश और दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्रों को भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिनको भी नौकरी दे रहे हैं इत्तेफाक से उनका सीधा सीधा संबंध उनके पार्टी के, एक खास पार्टी के, एक खास राजनीतिक दल से संबंध होता है। उसके पहले भी आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज हिंदू कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, यानी कि दर्शन शास्त्र विभाग में एक विद्वान थे, समरवीर उनका नाम था, जो कई वर्षों से उसी हिंदू कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे थे और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे। और छात्रों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि लगातार उसी कॉलेज में कई वर्षों से पढ़ा रहे थे और उनकी पीएचडी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से चल रही थी। समरवीर के साथ भी ऐसा ही किया गया था। जब समरवीर के डिपार्टमेंट में बहाली हुई तो कोई उनकी जगह पे नए लोगों को नियुक्ति मिल गई जिनको पढ़ाने का अनुभव नहीं था और समरवीर को नौकरी से निकाल दिया गया। समरवीर अकेले महसूस करने लगे और वो इतने अकेला महसूस करने लगे, इतने अकेले पड़ गए कि उन्होंने आत्महत्या करने को ही अपने जीवन का सबसे सही निर्णय माना। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी पहली पीढ़ी के लोग हुए हैं या
जो भी देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ा है उसमें कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और देना ही होता है। लेकिन नौकरी से निकाले जाने पर बेशक आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा माहौल क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित माना जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर आवास से करीब मात्र 10 किलोमीटर पर है, जो जिस दिल्ली में बगल में संसद है, बगल में शिक्षा मंत्री का मुख्य कार्यालय है और भारत के शिक्षा संबंधी सारे निर्णय लिए जाते हैं सॉरी उस दिल्ली में इतनी धांधली, शिक्षक की बहाली में धांधली कैसे हो रही है। आप चाहें तो फिर से पार्वती जी को याद कर सकते हैं। डॉक्टर पार्वती ने लिखा कि ऐसी भी बात नहीं थी कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि उनका बीए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से है, एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से है और एमफिल पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है और उनका जेआरएफ भी सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में है। उनकी वाणी प्रकाशन से किताब भी प्रकाशित है और उनकी एक कहानी संग्रह भी है, उससे इतर उनके कई आलेख भी प्रकाशित हैं। लेकिन उनको हटाकर जिस कैंडिडेट को नौकरी दी गई, जाहिर सी बात है जैसा कि वो खुद लिख रही हैं, वो सिर्फ एमए और नेट पास थे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एमए और नेट पास जो अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि एमए नेट पास जो विद्यार्थी उन्हें ज्ञान है, तो जो एमफिल पीएचडी करके अभ्यर्थी हैं उन्हें ज्ञान नहीं है? ऐसी कौन सी बहाली की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही है जिसके कारण जो वर्षों से पढ़ाए जाने वाले शिक्षक परमानेंट की बहाली में बाहर हो जा रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसे कौन से विद्यार्थी, ऐसे कौन से एग्जामिनर आ रहे हैं कि और कितना लंबा इंटरव्यू चल रहा है? डॉक्टर अभय कुमार नाम के पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी ने मिरांडा हाउस के अपने इंटरव्यू पर टिप्पणी किया था कि मात्र 3 दिन में करीब 900 या 950 एप्लीकेंट को बुलाया गया है। अगर उसे बराबर समय में हम बांट कर देखें तो एक विद्यार्थी के पास मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय मिलता है। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी इस बहाली की प्रक्रिया में दरअसल ऐसा कौन सा सवाल पूछ रहे हैं जो 2 मिनट में वह यह तय कर ले रहे हैं कि कौन सा टीचर छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर होगा और कौन सा टीचर बेहतर नहीं होगा। यह पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है संदिग्ध है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मसले पर एक सार्वजनिक संज्ञान पत्र लिखिए, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए, शिक्षा एचआरडी मिनिस्टर को पत्र लिखिए, प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पत्र लिखिए कि क्या आप वास्तव में दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का रैंकिंग पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधरे? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय है क्या, पूरे विश्वविद्यालय, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कभी भी दुनिया के विश्वविद्यालय में 200 से नीचे ही रैंकिंग में नाम रहा है। हो भी क्यों ना, जब विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने वाले लोग सड़कों पे घूमेंगे और पैरवी और जुगाड़ करने वाले लोग व्यवस्था में प्रोफेसर, टीचर और एसोसिएट प्रोफेसर बनते रहेंगे, तो क्यों किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग ऊपर आएगी या दुनिया के विश्वविद्यालयों के बराबर आएगी? साथियों, यह बहुत दुख की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पार्वती जी से विशेष आग्रह करता हूं कि आप दुखी न हो कि आपकी नौकरी चली गई तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप दुखी न हो, आप एक साहित्यकार हैं, आप एक आलोचक हैं, आप एक बेहतरीन शिक्षिका रही हैं। जाहिर सी बात है आपको देखकर क्लासरूम में हजार बच्चों को सहारा मिला होगा। जाहिर सी बात है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। अगर उन बच्चों को आपका यह पत्र मिलेगा कि आप ऐसा सोच रही हैं
तो न केवल उन्हें निराशा होगी, बल्कि भविष्य में भारत का जो युवा भविष्य है वह अंधकार में चला जाएगा। हम जानते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, देर सवेर मिलेगी, हो सकता है अगले कॉलेज में ही बहाली हो, मिलेगी, लेकिन ये आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले अच्छा तो आपने यह किया कि आपने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया, आपने इस पत्र को दुनिया के सामने रखा, अपने दर्द को हमसे साझा किया। और यकीन जानिए कि हम आपके नौकरी से निकाले जाने से आपकी मेधा को, आपकी प्रतिभा को, आपको टैलेंट को नहीं जज कर रहे हैं, बल्कि हम आपको उस जज्बे से जज कर रहे हैं कि आप कैसे बचपन के उस संघर्ष को मात देकर यहां तक आप पहुंची हैं और सफलता जल्द ही आपके कदमों को चूमेगी। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सभी पार्वती जी को फेसबुक पर ढूंढिए, उन्हें पोस्ट में जवाब लिखिए, उन्हें प्रेम दीजिए, उन्हें कहिए कि मैडम, आप जैसी शिक्षिका को, आप जैसी सच्ची शिक्षिका की ही भारत को जरूरत है। नौकरी तो आनी जानी रहती है, नौकरी आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन नौकरी का अंत, जीवन का अंत कभी नहीं होता है। संभव है कि नौकरी से निकलने के बाद अगर आप दूसरा भी रास्ता चुनेंगे तो वहां भी आप सफल हो सकते हैं। जो भी दुनिया में महानतम या सफल लोग हुए हैं, उनको जीवन में बहुत पीड़ा सहना पड़ा है, उन्होंने ऐसे संघर्ष किए हैं जिसकी बयान यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अगर उन संघर्षों का हम यहाँ पर बयान करने लगेंगे तो लगभग 6 महीने का वक्त कम पड़ जाएगा। मैं आखिरी बात यही कहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि ऐसी स्थिति न केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, बल्कि हर क्षेत्र में आज के समय में ऐसी ही हालत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, भले आपके समय में शिक्षा में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण ऐसे दुखद घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे मार्मिक पत्र लिखने को शिक्षक मजबूर हो रहे हैं, फिर भी हम आपसे एक शिक्षक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते गुजारिश करते हैं कि आप इस मैटर में आप इंटरवीन करें, अर्जेंटली इंटरवीन करें और दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी और के साथ ऐसी दुर्घटना, इतना अन्याय दोबारा न हो पाए। मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। आगे हमसे जुड़े रहिए, खास मुद्दों पर विमर्श के लिए, बातचीत के लिए मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।